आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सबसे अच्छे म्यूचुअल फंड कौन से होते हैं, कहाँ हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। पिछले 10 सालों में कौन से म्यूचुअल फंड है जिन्होंने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है। हालांकि जरूरी नहीं है कि जिन्होंने पिछले 10 साल में रिटर्न दिया है वो फ्यूचर में भी वैसा देंगे, बट एक इंडिकेटर होता है जैसे हम हर चीज को चेक करते हैं, प्रीवियस कैसा रहा है ऐसे ही फ्यूचर में हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बट जरूरी नहीं कि वैसे होंगे। तो आज का जो पूरा वीडियो है वो आपको एक ओवरऑल फाइनेंशियल डिसीजन लेने में बहुत बड़ी मदद करने वाला है। बिकॉज आज के वीडियो में आप पूरा डिटेल में जानने वाले हैं कि मैं कहाँ इन्वेस्ट करूं। अगर आप नए हैं तो भी आपको भी मदद मिलेगी, अगर आप बहुत पहले से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो भी आप मदद मिलेगी, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं उन फंड्स के नाम जो पिछले 10 साल में सबसे अच्छा रिटर्न दिए। हम आपको इस वीडियो में ये भी बताने वाले हैं कि इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में करना कैसे चाहिए, कैटेगरी कैसे सिलेक्ट करना चाहिए, कितना पार्ट किस जगह लगाना चाहिए, स्मॉल कैप में कितना लगाना चाहिए, लार्ज में कितना लगाना चाहिए, फ्लेक्सी में, ये सारी डिटेल बताने वाले हैं। क्योंकि 1000 म्यूचुअल फंड है, उनमें से कैटेगरी चूज करना है, फिर उसमें से म्यूचुअल फंड चूज करना है, बहुत बड़ा काम होता है। और कई बार जल्दबाजी में या कई बार कम नॉलेज होने की वजह से हम वो सिलेक्ट ही नहीं करते और बाद में देखते हैं कि रिटर्न तो कम आ रहा है। आपने भी देखा होगा, एक मिस्टर एक्स है, उसका रिटर्न म्यूचुअल फंड में हम एक मिस्टर वाई से ज्यादा आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि उन्होंने प्रॉपर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। क्योंकि म्यूचुअल फंड में प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करने से रिटर्न 2 से 3% आपके ज्यादा आ सकते हैं। तो आज हम उसमें डिटेल में आपसे बात करने वाले हैं। इस पे मैं आऊं, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक स्लाइड दिखाना चाहता हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, क्योंकि बिना इस स्लाइड के कभी भी इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग होती ही नहीं है। जब भी आप इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं तो सबसे पहले इस चीज को कैलकुलेट करना जरूरी है। उसका नाम है इन्फ्लेशन, महंगाई दर। अगर मैं इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहा हूं और मैंने इन्फ्लेशन को कैलकुलेट ही नहीं किया है तो फिर तो अधूरा हो गया, फिर वो अधूरा है, मैंने प्रॉपर प्लान ही नहीं किया है। क्योंकि इन्फ्लेशन के साथ ही तो रिटर्न को कैलकुलेट कर सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं, तब तो एक्चुअल पता चलता है कि मुझे रिटर्न आ क्या रहा है। अदरवाइज आपको पता कैसे चलेगा? कहीं आपने भी ये गलती तो नहीं की अभी तक कि आपने अभी तक कभी कैलकुलेट ही नहीं किया है और आप सोच रहे हैं मुझे आ रहा है 5-6% रिटर्न आ रहा है, जबकि एक्चुअली वो कुछ और था। आपको आज के इस पूरे वीडियो में यही पता चलने वाला है। आज की रेट में, मतलब 24-25 में हमारे यहाँ का एवरेज इन्फ्लेशन रेट है 4.6%। लेकिन इसके पहले अगर आप 22-23 में देखेंगे तो 6.7 था और 23-24 में 5.4 था। हमने अभी लिया है 4.6। इन्फ्लेशन रेट मतलब महंगाई दर, ये कैलकुलेट करना क्यों जरूरी है? तभी तो मुझे पता चलेगा मेरा एक्चुअल रिटर्न क्या है। भाई, मुझे जो रिटर्न है उसमें से माइनस करना पड़ेगा इन्फ्लेशन को, देन आएगा एक्चुअल रिटर्न। मुझे रिटर्न क्या आ रहा है, देखिए ये समझना जरूरी है। एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं कि आज कोई चीज जो मुझे 1 करोड़ रुपए में आ रही है, वो आज के इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से हमने आज का लिया 4.6, 5 साल बाद कितने में आएगी? 1,25,21,560 रुपए में आएगी। मतलब डिफरेंस कितना हो गया? 25,21,560 रुपए। 5 साल में इतनी वैल्यू बढ़ जाएगी उस चीज की। अब आप सोच के देखिए, आपने 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया और वो 1 करोड़ बढ़ के 1,25,05,60 हो गया। अब आप बताएं आपको रिटर्न कितना आया? क्योंकि आप जो 1 करोड़ में चीज लेने वाले थे उसकी वैल्यू भी उतनी हो गई और आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी उतनी हो गई। तो क्या इसको आप ऐसा बोलेंगे कि मेरा 1 करोड़ बढ़ के 1,25,00,000 हो गया? सोचिए। या आप ये बोलेंगे कि नहीं, मेरा तो रिटर्न आया ही नहीं। रिटर्न कहाँ आया है? ये आपके इन्फ्लेशन को तो बीट ही नहीं कर रहा है। और जब इन्फ्लेशन को बीट ही नहीं कर रहा है तो रिटर्न आया कहां? ये चीज चूक जाते हैं हम। और एक एग्जांपल देखते हैं, 10 साल के बाद देख लेते हैं। क्योंकि जब हम प्लान करते हैं तो ये प्लानिंग होना बहुत जरूरी है। अगर आज आप 25 साल के हैं, 30 साल के हैं, 35 के, 40 के, 50 के, तो 60 में इसको जाके करेक्ट नहीं कर सकते, 50 साल की उम्र में जाके करेक्ट नहीं कर सकते। बिकॉज उस समय तो आप वो प्लान को एग्जीक्यूट कर रहे होंगे। अगर आपने प्लान किया था कि मुझे ये 2 करोड़ की चीज लेना है और उस समय आपको पता चला कि वो एक्चुअल 2 करोड़ ही हुआ है, तब आपको झटका लगेगा कि अरे ये तो इन्फ्लेशन मैंने कैलकुलेट ही नहीं की थी। अब आप देखिए 10 साल में क्या होगा। जो चीज, चाहे घर हो या कोई भी ऐसी चीज हो या एजुकेशन, कोई भी आप ले लीजिए, आज 1 करोड़ में पूरा हो रहा है, आपका खर्चा ही मान लीजिए, कुछ भी ऐसी चीज मान लीजिए, वो 10 साल के बाद होगा 1,56,00,000 में। मतलब जिस चीज के लिए मुझे आज 1 करोड़ देने पड़ रहे हैं, वही चीज के लिए मुझे 10 साल के बाद 1,56,78,945 रुपए देने होंगे। फिर से वही बात आ गई। अब मैंने 1 करोड़ रुपए लगाया है और वो बढ़ के अगर सिर्फ 1.5 करोड़ रुपए ही हुआ है, तो आप बताइए मुझे रिटर्न आया है या नहीं आया है? रिटर्न तो नहीं आया है, क्योंकि इन्फ्लेशन के बराबर है। तो इन्फ्लेशन के बराबर है तो इक्विवेलेंट तो जीरो हो गया।
अगर मेरा 1 करोड़ बढ़ के 1 करोड़ 56 लाख रुपए हुआ है और मेरा रिटर्न भी 1 करोड़ बढ़ के 1 करोड़ 56 लाख रुपए हुआ है और इन्फ्लेशन भी 1 करोड़ 56 लाख हो गया है, मतलब प्राइस उसका 1 करोड़ 56 है, तो मेरे एक्चुअल क्या मिला मुझे? जीरो। इसलिए इन्वेस्टमेंट में बहुत जरूरी होते हैं छोटी छोटी चीजों को एनालिसिस करना, ये देखना कि इन्फ्लेशन को कौन सा फंड बीट कर रहा है, टाइम कितना है, आपकी एज क्या है, आपका गोल क्या है, ये सब कुछ, या कि आप खुद डिटेल एनालिसिस कीजिए या किसी एक्सपर्ट की मदद से प्रॉपर सोच समझकर करना चाहिए। लॉन्ग टर्म में ही अच्छी चीजें बनती हैं। यहाँ ये स्लाइड बताने का पर्पज ये था, हमें इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह करना चाहिए जो इन्फ्लेशन को बीट करे, सबसे जरूरी यही चीज। ऐसे बहुत सारे जगह हो सकते हैं, अगर बड़ा पैसा है, जैसे हमारे वीडियो में बोलते हैं कि आप लैंड पे जा सकते हैं, प्लॉट ले सकते हैं, आप गोल्ड सिल्वर, और उनमें एक जो ऑप्शन है म्यूचुअल फंड भी है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो 12 से 15% के रिटर्न आ सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, बट पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड में इतने रिटर्न तो आए हैं। तो ये एक ऑप्शन है जो इन्फ्लेशन को बीट कर सकता है, वो है म्यूचुअल फंड। तो अगर मैं यहाँ इन्वेस्टमेंट करता हूं तो डेफिनेटली मुझे जो रिटर्न है वो इन्फ्लेशन को बीट करेगा। अब एक एग्जांपल और समझ लेते हैं। ये आपने देखा इन्फ्लेशन जब हमने 4.6% कैलकुलेट किया, अब मैं एक रिटर्न देख लेता हूं सिर्फ 12% के हिसाब से। अगर ये मान के चलें कि एक मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, कोई भी एक म्यूचुअल फंड है, एग्जाम्पल के लिए एक फ्लेक्सी फंड है, वहां पे मैंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ और मुझे रिटर्न जो है 1 करोड़ रुपए मैंने लगाए थे, तो 12% के हिसाब से एक एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि वो बढ़ के हो गए 3 करोड़ रुपए 10 साल में। देख लेंगे अभी कितने हो गए। अब इसमें मुझे क्या आया कि मैं जो इन्फ्लेशन है वो लगभग 5% है और रिटर्न आ रहे हैं 12%। तो अब आप सोचिए, अगर इन्फ्लेशन 5% है और रिटर्न 12% है, तो मुझे 12 में से क्या माइनस करना पड़ेगा बताइए? 5%, 4.6, लगभग 5%। तो जब मैं 5% माइनस कर दूंगा तो रिटर्न कितना बचा? 7%। ये है एक्चुअल रिटर्न, ये बचा आपका रिटर्न। अब सपोज आपने ऐसा कोई भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जैसे सेविंग अकाउंट में रखा हुआ है, एफडी में रखा हुआ है, और आपके रिटर्न आ रहे हैं 4%, 5%, 6%, तो आपको पहले इन्फ्लेशन को माइनस करना पड़ेगा, फिर जो बचेगा वो हुआ रिटर्न। ये अपने को ध्यान रखना है। इसलिए बोला जाता है कि ये सब सोच समझ के करना चाहिए। कई बार आप खुद करिए, अगर आपके पास समय नहीं तो एक्सपर्ट की राय लीजिए। ये वाली स्लाइड देखिए, गलती कहाँ होती है? गलती यहां होती है कि म्यूचुअल फंड में पेशेंस नहीं रखते हैं लोग। म्यूचुअल फंड में अगर आपको रियल रिटर्न चाहिए, कंपाउंडिंग का फायदा लेना है, तो आपको कम से कम 5 से 7 साल रुकना चाहिए, और 10 साल के बाद से तो एक्चुअल रिटर्न आना चालू होता है। तो इसमें थोड़ा आप जरूर समय दीजिए, तो आपको रिटर्न का, कंपाउंडिंग का फायदा मिलेगा। आपको 2-3 साल में इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, रियल रिटर्न तो तभी मिलेगा। अब बात आती है कि मैं इन्वेस्टमेंट करूं कहां? ये तो समझ में आया कि इन्फ्लेशन को बीट करना चाहिए। अब एक सवाल उठता है कि सबसे अच्छा म्यूचुअल फंड कौन सा है, सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला म्यूचुअल फंड कौन सा है, 1000 में से सबसे ज्यादा रिटर्न कौन दे सकता है, कौन सा फंड है जो मुझे सबसे ज्यादा रिटर्न देगा? यही है ना, हम यही ढूंढते हैं, सर्च करते हैं, बेस्ट फंड, बेस्ट रिटर्न देने वाला म्यूचुअल फंड कौन सा है। हम अलग अलग कैटेगरी में सर्च करते हैं। कई बार हमें लोग बोलते हैं सर इसमें ले लो, इतने % आ जाएगा, इतना ले लो, ये इतना आ जाएगा, और हम उसमें सोचने भी लगते हैं, कई बार कर भी देते हैं। सबसे बढ़िया म्यूचुअल फंड कोई नहीं होता। म्यूचुअल फंड अपने आप में सही है, सबसे बढ़िया नहीं होता है। अगर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है, लॉन्ग टर्म रुके हैं, तो आपको रिटर्न आ ही जाएगा। हाँ, उसमें थोड़ा सा कैटेगरी होती है, उनको ध्यान रखना चाहिए, इसलिए हमने आज ये वीडियो बनाया। और कैटेगरी ये होती है, एक तो होता है स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप। अब आप सोचिए, और भी कैटेगरी होती है, बहुत सारी होती है, मैं 4 कैटेगरी आपको बता रहा हूं। अगर इन कैटेगरी में डाइवर्सिफिकेशन कर दिया जाए तो आपको बाकी लोगों से ज्यादा रिटर्न आने के चांसेस हैं, क्योंकि प्रॉपर होता है। जैसे डाइट होती है ना, आपने देखा वो डाइट एक प्रॉपर, इतनी दाल खानी है, इतने सैलेड होना चाहिए, इतनी राइस, इतनी रोटी, तो प्रॉपर डाइट जैसे बॉडी में जाती है उसका इम्पैक्ट अलग होता है। जरूरी नहीं कि मुझे सैलेड या कोई ऐसी चीज होती है, या मुझे पनीर खाने से प्रोटीन मिलता है, पूरा पनीर खा जाऊंगा, उसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। ऐसी ही एक कैटेगरी है। कई बार गलती क्या होती है, जैसे स्मॉल कैप, इसमें रिटर्न तो वाकई में सबसे ज्यादा आते हैं, लेकिन इसमें रिस्क भी सबसे ज्यादा होता है। कई बार लोग पूरा का पूरा पैसा स्मॉल कैप में डाल देते हैं कि इसमें बहुत रिटर्न आते हैं, और एकदम से उनको घाटा होने के भी चांसेस होते हैं, क्योंकि जैसे मार्केट डाउन जाता है तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी फंड में तो आती है। जैसे तेजी से बढ़ता है, तेजी से घट भी सकता है। इसका क्या मतलब है? इसमें एक पार्ट होना चाहिए, पूरा नहीं होना चाहिए। कई बार दूसरी गलती कोई कर देते हैं कि नहीं नहीं, अपने को बिल्कुल सेफ रहना है, पूरा का पूरा पैसा इंडेक्स फंड में डाल दिया,
मुझे बिल्कुल ये सिर्फ लार्ज कैप में डाल दिया पूरा का पूरा पैसा। तो जो मार्केट में बाकी फंड का हम बेनिफिट ले सकते थे वो तो हमने लिया ही नहीं, हमने पूरा का पूरा पैसा एक जगह डाल दिया। अगेन डालना चाहिए लेकिन एक पार्ट डालना चाहिए। तो अब मैं आपको बताता हूं कैसे डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए। ये चार्ट देखिए आप, ये कोई ऐसा चार्ट नहीं कि इसी को ही फॉलो करना चाहिए, लेकिन ये हमारे हिसाब से हमने बताया है, हमारे एक्सपीरियंस के हमने बताया है। आप दूसरा चार्ट भी फॉलो कर सकते हैं, आप खुद भी बना सकते हैं, लेकिन एक चार्ट हमने जो बनाया उसको आप देखिए। अगर आप एक डाइवर्सिफिकेशन इस तरह से करते हैं, स्मॉल कैप में 20%, फ्लेक्सी कैप में 25%, मिड कैप में 30% और लार्ज कैप या आप इंडेक्स फंड भी ले सकते हैं 25%। अब आप सोचिए ये हो गया 100%। मतलब अगर 1 लाख रुपए आपके पास हैं तो आप 25,000 फ्लेक्सी कैप में डाल दीजिए, 30,000 आप मिड कैप में डाल दीजिए, 20,000 आप स्मॉल कैप में डाल दीजिए और 25,000 लार्ज कैप या इंडेक्स फंड में डाल दीजिए और लॉन्ग टर्म बने रहिए। अब आपके मन में सवाल आएगा कि यार ये तो ठीक है, हमने बता दिया डाइवर्सिफिकेशन, अब वो कौन से फंड है वो भी मैं बता देता हूं अभी। लेकिन इसके पहले इस चार्ट में एक और चीज बताना चाहता हूं। अगर आपकी एज कम है, अगर आप सपोज अभी बिलो 30 हैं, तो फिर आप इसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। कैसा चेंज कर सकते हैं? आप लार्ज वाला अमाउंट मिड और स्मॉल में शिफ्ट कर सकते हैं। ये आप कर सकते हैं। अगर आपकी एज कम है और आप लंबे समय तक रुकना चाहते हैं तो ये अमाउंट आप यहां शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी एज 45 प्लस है या 50 साल है या उसके ऊपर है तो फिर आपको इसी डाइवर्सिफिकेशन पे जाना चाहिए। और अगर आपको और लॉन्ग टर्म व्यू है तो भी आप स्मॉल कैप और मिड कैप में थोड़ा अमाउंट बढ़ा सकते हैं, लार्ज कैप में थोड़ा कम कर सकते हैं। अब ये बात तो सही है कि हमने कैटेगरी बता दी कि आप फ्लेक्सी कैप, मिड कैप, लार्ज कैप और स्मॉल कैप या इंडेक्स फंड में कहाँ जाना चाहिए। अब ये सवाल उठता है मैं कौन से फंड में जाऊं। जैसा मैंने बताया सभी फंड अच्छे होते हैं लॉन्ग टर्म यदि आप रोकते हैं तो, लेकिन कुछ ऐसे फंड जिन्होंने पिछले 10 साल में बहुत अच्छा रिटर्न दिया है उनके मैं नाम बता देता हूं, आपको आसानी होगी। लेकिन ये पिछले लास्ट 10 ईयर के रिटर्न है, जरूरी नहीं कि फ्यूचर में भी इसी तरह के रिटर्न आएंगे, लेकिन आप एक अंदाजा तो लगा सकते हैं ना। जैसे हम हर चीज में लगाते हैं पिछले 10 साल में कैसा रहा है, तो फ्यूचर जैसे हमारी इंडिया की इकोनॉमी जो है, अर्थव्यवस्था है, उसके बारे में तो प्रेडिक्ट किया जा रहा है। जो बोल IMF भी बोल रहा है कि अगले 10 साल 15 साल हम बहुत अच्छा करने वाले हैं और हमें ऐसा लगता भी है कि हम अच्छा करने वाले हैं, तो ये रिटर्न प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अगेन रिटर्न कम और ज्यादा हो सकते हैं, वो तो उसमें कोई ऐसी गारंटी दे नहीं सकता कि नहीं यही के यही रिटर्न आएंगे, कम और ज्यादा हो सकते हैं, बट ये रिटर्न पिछले 10 साल में तो आए हैं। अब पहली कैटेगरी देखते हैं जो मैंने उसमें बताई थी, फ्लेक्सी कैप। 2 फंड इसमें बेहतरीन है, पराग पारिक और HDFC। अब इनके रिटर्न देख लीजिए, पराग पारिक ने करीब 18% दिया है और HDFC फ्लेक्सी ने करीब 17% दिया है। और भी हो सकते हैं फ्लेक्सी कैप में, दूसरे भी हो सकते हैं। जो स्मॉल कैप की बात आती है तो स्मॉल कैप में भी 2 फंड के एग्जांपल ले लेते हैं। जो निपॉन इंडिया है उसने लास्ट 10 ईयर में 21.58% दिया है और SBI ने 19.67% दिया है। तीसरा भी हो सकता है, लेकिन ये 2 फंड ऐसे हैं जिन्होंने पिछले 10 साल में अच्छा रिटर्न दिया। तीसरा आ जाता है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप। जो मिड कैप कैटेगरी की बात कर रहा हूं मैं, उसमें आप मिड कैप में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में यदि आप चाहते हैं तो 19.30% है। और कोटक मिड कैप भी है जिसने लास्ट 10 ईयर में 19.55% के हिसाब से रिटर्न दिए। ये moneycontrol.com में आपको पूरा डेटा अवेलेबल मिल जाएगा, सोर्स वही है। फिर हम आ जाते हैं लार्ज कैप में, जिसको मैंने बोला था लार्ज कैप अगर लेते हैं तो एक निपॉन इंडिया लार्ज कैप है जिसमें 15.8% है लास्ट 10 ईयर में, और ICICI प्रूडेंशियल का भी लार्ज कैप जिसमें लगभग उतना ही 15.53%। तो इससे कैटेगरी भी आपको पता चल गई, डाइवर्सिफिकेशन भी पता चल गया, ये भी समझ में आ गया कि एक ही फंड में हमें पूरा का पूरा पैसा नहीं लगा देना है, चाहे कितना भी रिटर्न आ रहा हो, चाहे कितना भी सेफ हो, मुझे डाइवर्सिफाई करना है। डाइवर्सिफाई करने के बहुत सारे फायदे, रिस्क भी कम रहता है, रिटर्न भी ज्यादा आता है, ये बहुत ध्यान रखने की बात है। तो अब इसके कंक्लूजन पे आते हैं। कंक्लूजन तो यही कहता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग बोला था, सबसे अच्छा म्यूचुअल फंड, सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाले म्यूचुअल फंड कौन है पिछले 10 साल में, हमने ये तो बताया ही कौन है, लेकिन साथ में ये भी बताया कि म्यूचुअल फंड में जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें ये भी देखना चाहिए कि जब मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं वो डाइवर्सिफाई है कि नहीं। 1000 म्यूचुअल फंड है, उनमें चारों कैटेगरी में मेरा पैसा जा रहा है कि नहीं, मेरा पैसा स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप या इंडेक्स फंड में जा रहा है कि नहीं। मुझे ये भी देखना है कि जहां मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं वो इन्फ्लेशन को बीट कर रहा है कि नहीं। मतलब अगर मेरा इन्फ्लेशन रेट लगभग 5% है तो रिटर्न 10 से 12% आ रहा है कि नहीं, क्योंकि अगर उससे कम रिटर्न आ रहा है या इन्फ्लेशन के बराबर रिटर्न आ रहा है तो एक्चुअली मुझे कोई रिटर्न नहीं आ रहा है। तो हमें सोच समझ के, एक्सपर्ट की रिव्यू लेके या आप खुद एनालिसिस करके अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको दूसरे लोगों से ज्यादा रिटर्न आएगा। आप जब
एक होता है ना गोल बेस आपने किया है, 10 साल 15 साल 20 साल के बाद आप देखेंगे आप सेटिस्फाई भी रहेंगे और आपका गोल भी अचीव होगा। एक और रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इसी तरह के अच्छे वीडियो आते रहेंगे जिससे आप फाइनेंशियल डिसीजन लें और उसमें आपको बहुत बड़ी मदद मिलेगी। थैंक यू।